एपिसोड 391 टू 400। अर्जुन को उसकी पत्नी और बच्चों के साथ धमकाना। ये योजना बहुत ही खराब थी और इसने क्लॉस की मौत को और भी तेज कर दिया। जब क्लॉस ने अर्जुन के चेहरे पर आए परिवर्तन को देखा, तो वह बहुत खुश हुआ और अपनी ताकत दिखाने के लिए जल्दी से उसके पास गया। टकराना। अर्जुन ने अपने हाथ पतलून की जेब में डाले। एक जोरदार लात के साथ उसका जूता क्लॉस की छाती और पेट पर जोर से लगा। वह सीधे पीठ के बल गिरा। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, हरे रंग की छद्म लड़ाकू वर्दी पहने दो गार्डों ने तुरंत अपनी बंदूकें क्लॉस के सिर पर तान दी और चिल्लाए, हिलना मत। क्लॉस के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव था और उसने दोनों हाथों से आत्मसमर्पण कर दिया। हा, इसके बारे में क्या? क्या आपको लगता है कि वह मुझे, क्लॉस हैरिस को, इतने बड़े शो से रोक सकता है? मत भूलो, ये मुंबई और क्लॉस हैरिस का क्षेत्र है। यहां तक कि शक्तिशाली ड्रैगन भी देशी सर्प का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इन लोगों को जल्द से जल्द यहां से ले जाएं। हम मान लेंगे कि आज कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? क्लॉस भी थोड़ा कम आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। यही एकमात्र चीज थी जो वह कर सकता था। बेशक वह अर्जुन को भड़का नहीं सकता था, लेकिन वह इस तरह सम्मान भी नहीं खोना चाहता था। यदि ऐसा होता, तो उसका डार्क ड्रैगन हॉल अब मुंबई में नहीं टिक पाता। अर्जुन ठंडे भाव से चला आया और तुरंत अपने बड़े पैरों से क्लॉस की छाती पर चढ़ गया। उसने अपने घुटनों पर हाथ पटकते हुए भयंकर रूप से उपहास किया। क्लॉस हैरिस, तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरी पहुंच से बाहर हो? शक्तिशाली ड्रैगन देशी सांप का मुकाबला नहीं कर सकता। हा, क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रैगन हूं? पुराने शर्मा मैंशन में वापस। 10 मिनट पहले, एक दर्जन लोगों का एक समूह लंबे खंजरों के साथ चुपके से घुस आया था। उनमें से कुछ झाड़ियों में छिपे हुए थे। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर नेता ने ठंडी मुस्कान दी। करो। एक क्षण में, एक दर्जन लोग बाहर भागे। अचानक, ओल्ड शर्मा मैंशन के कोने में दर्जनों आकृतियां धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकलीं। एक मजबूत आकृति धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आई, और सड़क के लैंप की रोशनी के नीचे एक क्रूर मुस्कान वाला चेहरा छपा। टाइगर ने अपने सामने लंबे खंजर थामे दर्जन भर गुंडों को ठंडे अंदाज में देखा। उसने कहा, मिस्टर कपूर को पता था कि तुम आ रहे हो। मैं आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूं। अपनी और दुश्मन की ताकत को जानना ही जीत का निश्चित रास्ता है। जब अर्जुन ने हैरिस परिवार पर कार्रवाई करने का फैसला किया, तो उसने पहले से ही एक व्यापक योजना बना ली थी। वे दर्जन भर छोटे गुंडे टाइगर को देखकर चौंक जाएंगे। कबीर रनावत का पहला खूंखार जनरल। दौड़ना। एक दर्जन से अधिक लोगों ने एक ही समय में भागने के लिए अपना सिर घुमाया। उनके पीछे काली लड़ाकू वर्दी और बेरेट पहने गार्डों की एक टीम झाड़ियों से बाहर निकली थी। उन्होंने पहले से ही अपनी बंदूकों में जिंदा गोला बारूद लोड कर लिया था। वे धीमी आवाज में चिल्लाए, अपने हथियार नीचे रखो। नीचे उतरो। सभी नीचे उतरो। इन भयभीत करने वाले लोगों का सामना करते ही क्लॉस के लोग तुरंत नष्ट हो गए। टाइगर ने ओल्ड शर्मा मैंशन की ओर देखा और बुदबुदाया, मेरी भाभी बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें मिस्टर कपूर जैसा पति मिला है। फिर वे बिना पीछे देखे चले गए। उन्होंने वहां निगरानी रखने के लिए केवल कुछ लोगों को छोड़ा। इधर अर्जुन बहुत शांति से क्लॉस को देख रहा था। क्लॉस, जिसे अर्जुन घूर रहा था, असहज महसूस कर रहा था। दमन की इतनी प्रबल भावना। क्लॉस ने इस तरह का उत्पीड़न और आभा केवल एक ही व्यक्ति से देखी थी। वह उसके पीछे का समर्थक था। इससे भी अधिक, क्लॉस को अब यह गलतफहमी हो गई थी कि उसके पीछे खड़े समर्थक की आभा भी अर्जुन की दमनकारी आभा जितनी मजबूत नहीं थी। ये सागर जैसा था। अभी तक वह एक साधारण युवक था, लेकिन अब वह वास्तव में एक सम्राट जैसा था। एक नजर से ही क्लॉस की आत्मा कांप उठी। ये बहुत भयानक था। आप कौन हैं? क्लॉस का मन खाली हो गया और वह पूछे बिना न रह सका। इस समय उसके पैर कांप रहे थे। मैं कौन हूं? अर्जुन ने अपने मुंह के कोनों से डेविल मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसे आप इस जीवन में उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते। क्लॉस ने खून की उल्टी करने की इच्छा से भौहें सिकुड़ी। उसने चारों ओर देखा। जितने लोग वह साथ लाया था, वे सब जमीन पर दबे पड़े थे। आसमान में एक दर्जन से अधिक लड़ाकू विमान मंडरा रहे थे। पीछे एक दर्जन से अधिक बख्तरबंद गाड़ियां थीं और सैकड़ों सुरक्षाकर्मी थे। क्लॉस को पता था कि आज उसके साथ धोखा हुआ है। वह भी बहुत अच्छी तरह से। ये साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में कितनी बड़ी पृष्ठभूमि से था।
लड़ाकों और विशेष गार्डों को जुटाने में सक्षम होने के कारण वह निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था। उसका वो बेवकूफ भतीजा, आखिर उसने किसको भड़काया? उसका परिवार बर्बाद होने वाला था। अर्जुन, मिस्टर कपूर, अगर आपको कुछ कहना है तो मुझे लगता है कि हम बैठकर बात कर सकते हैं। क्लॉस ने लगभग प्रतिरोध करना छोड़ दिया था और एक चापलूसी भरी मुस्कान दिखाई। अर्जुन ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। उसी समय टाइगर उसके पीछे भीड़ से बाहर आया और सम्मानपूर्वक बोला, यंग मास्टर कपूर, यह हो गया। भाभी सुरक्षित और स्वस्थ हैं। ये सुनकर अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसके पैरों के नीचे ताकत बढ़ गई। उसने अपने बगल में खड़े गार्ड से बंदूक ली और तुरंत सेफ्टी पिन खींच ली। उसने बंदूक क्लॉस के सिर पर तान दी। एक क्षण में ही माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। जब क्लॉस ने टाइगर की बात सुनी तो उसे पता चल गया कि उसकी योजना विफल हो गई है। इस समय जब अर्जुन ने सेफ्टी पिन खींची तो क्लॉस का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। वह बहुत घबरा कर चिल्लाया, मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर, मुझे छोड़ दो। हम बात कर सकते हैं। टकराना। क्लॉस पूरी तरह से डर गया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और उसके पैर हिल रहे थे। पेशाब की बदबू आ रही थी। उसने एक ही समय पर पेशाब और शौच किया था। उस क्षण वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार मौत को महसूस किया। वह उसके बहुत करीब थी। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। वह मरा नहीं था। उसके सिर के पास एक गोली का छेद था। तभी उसे अपने कानों में तेज दर्द महसूस हुआ। गोली सीधे क्लॉस के कान में जा लगी थी। उसका एक कान पूरी तरह उड़ गया था। गोली लगने से उसका आधा सिर खून से लथपथ हो गया था। क्लॉस को केवल यह महसूस हो रहा था कि उसका दाहिना कान पूरी तरह बहरा हो चुका है। वह कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। तभी सड़कों पर मौजूद भीड़ जोर जोर से चर्चा करने लगी। उन्होंने यह नहीं देखा कि क्या हुआ था। हालांकि उन्होंने देखा कि ब्लैक ड्रैगन हॉल के सभी लोगों को हिरासत में लिया गया था और उन्हें बख्तरबंद वाहनों में डाला जा रहा था जो एक के बाद एक आ रहे थे। बहुत बढ़िया। कितना आनंददायक क्षण है। हाँ, ब्लैक ड्रैगन हॉल नष्ट हो गया है। हे भगवान, ये बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। मैंने अभी क्या देखा? क्या ये संयुक्त कब्जा है? भीड़ में विभिन्न सार्वजनिक राय सामने आईं। आज की रात चौंकाने वाली थी। ब्लैक ड्रैगन हॉल, जो रिवरडेल में 10 साल से ज्यादा समय से बचा हुआ था, एक पल में ढह गया। सभी सदस्यों को गिरफ्तार किया जा रहा था। यहां तक कि बॉस क्लॉस हैरिस को भी हटा दिया गया। क्या तुमने देखा? ये वही आदमी है। कौन है वह? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? भीड़ में दूरदर्शी लोग भी थे। इस समय अर्जुन की आकृति देखकर वे सभी बहुत उत्सुक थे। मैं देख नहीं सकता और मैं उसे जानता भी नहीं हूं। शायद ये किसी उच्च अधिकारी का बड़ा इशारा है। इस तरह की फांसी की विधि बिल्कुल अनसुनी है। यहाँ क्लॉस को ले जाने वाले कई लोग थे। क्लॉस ने अपनी किस्मत को एक मरी हुई मछली की तरह स्वीकार कर लिया था। हालांकि उसने अचानक अर्जुन को घूर कर देखा। वह दहाड़ता हुआ बोला, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। मेरे पास एक समर्थक है। मैं, क्लॉस हैरिस, एक गोल्डन सिटी समर्थक है। हैरिस परिवार नहीं मरेगा। रुको, अर्जुन ने कहा। क्लॉस को फिर से उसके पास ले जाया गया। उसने कठोर चेहरे से उपहास किया और कहा, हे, अब तुम्हें पता है कि डरना कैसे है ना? मैं तुम्हें बता दूं, गोल्डन सिटी में हैरिस परिवार का समर्थक निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे तुम अपमानित कर सको। न ही तुम उनके पीछे की शक्ति की कल्पना कर सकते हो। हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली निष्पादन विधि क्यों है। उस व्यक्ति के सामने तुम सिर्फ एक चींटी हो। चींटी। अर्जुन बहुत समय से इतना उत्साहित नहीं हुआ था। 7 वर्षों में वह कपूर परिवार के उस यंग मालिक को लगभग भूल ही गया था जिसने उस समय खलबली मचा दी थी। वह आज इन लोगों के समूह को अपने तौर तरीकों को अच्छी तरह से देखने दे सकता है। गोल्डन सिटी का समर्थक। बताओ, कौन है? मैं देखना चाहता हूं कि मैं अर्जुन कपूर उन्हें नाराज कर सकता हूं या नहीं। अर्जुन के चेहरे पर ठंडक थी। उसी समय हैरिस एंटरप्राइज में कहीं दूर डिनर से लौटने के बाद से ही रोनाल्ड को सिरदर्द हो रहा था। उनके बेटे ने वास्तव में यंग मास्टर कपूर के स्थान पर श्रेय लेने का साहस किया। इसके अलावा अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि उनके बेटे के प्यार का निकम्मा पति अर्जुन कपूर वास्तव में यंग मास्टर कपूर था। हे भगवान, क्या उसके जैसा व्यक्ति वास्तव में एक बेकार आवारा बनने को तैयार है? मिस्टर हैरिस, कुछ बुरा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है।
अचानक सचिव ने दफ्तर का दरवाजा खटखटाया। एक लंबी और बेहद सेक्सी महिला दौड़ती हुई अंदर आई। सांस लेने के लिए हौंफते हुए उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि किसी को भी मुझे परेशान करने की इजाजत नहीं है? रोनाल्ड बहुत चिड़चिड़ा था। उसने उसे गुस्से से देखा। फिर उसने पूछा, क्या हुआ? मिस्टर हैरिस, आपका घर लोगों से घिरा हुआ है और यंग मालिक एक हत्यारे के साथ मुसीबत में पड़ गया है। महिला सचिव ने बेचैनी से कहा। क्या हत्यारा? रोनाल्ड हैरान रह गया। हालांकि ये सब कुछ नहीं था। इसके अलावा वहां महिला सेक्रेटरी ने अपनी सांस निगल ली। और क्या, मास्टर हैरिस को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वे अभी मैरियट होटल में हैं। वे जिन सैकड़ों लोगों को लेकर आए थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विरोधी पक्ष ने वास्तव में विशेष सशस्त्र गार्डों को जुटाया है और कहा है कि मास्टर हैरिस को आज रात ही नष्ट कर दिया जाना चाहिए और हैरिस परिवार को भी। महिला सचिव ने आखिरकार बोलना समाप्त किया। फिर उसने राहत की सांस ली। रोनाल्ड को इतना झटका लगा कि वह ऑफिस की कुर्सी से उठकर बैठ गया। उसकी मुट्ठी भींची हुई थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। लानत है। कौन है भाई? हैरिस परिवार को भड़काने की हिम्मत किसने की? दूसरी पार्टी कौन है? रोनाल्ड ने उदास चेहरे से पूछा। ये बहुत बड़ी बात थी। वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इस बार जोएल ने किसे उकसाया? एक यंग मास्टर कपूर ही निपटने के लिए काफी है। अब उसने एक ऐसे व्यक्ति को भी भड़का दिया है जो विशेष सशस्त्र गार्डों को हिला सकता है। रोनाल्ड अब बहुत क्रोधित था। अंगूठी तेज रिंगटोन बज उठी। अपने मोबाइल फोन को देखते हुए रोनाल्ड चौंक गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना था। ये किसी अजनबी का फोन था। हेलो, तुम कौन हो? रोनाल्ड ने कुछ देर सोचा और फिर फोन कॉल रिसीव कर लिया। यह मैं हूं, अर्जुन कपूर। फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही ठंडी आवाज थी। रोनाल्ड को तुरंत कुछ समझ में आ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने लगभग तुरंत दया की भीख मांगी। मास्टर कपूर, मुझे माफ कर दो। मुझे खेद है कि मेरे बेटे और भाई ने आपको नाराज किया है। मैं तुरंत वहां जाऊंगा। मैं यंग मास्टर कपूर से दया दिखाने की भीख मांगता हूं। बहुत देर हो चुकी है। मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए फोन कर रहा हूं कि हैरिस परिवार के विनाश में अभी भी 5 मिनट बाकी हैं। अर्जुन ने समय पर नजर डाली और हल्के से कहा, आप अपनी कंपनी के नीचे देख सकते हैं। रोनाल्ड के पास एक कंडीशन रिफ्लेक्स था। खिड़की पर खड़े होकर उसने देखा कि व्यापार, वित्त और पर्यवेक्षण विभाग से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। सर, ये बुरा है। वे ऑडिट और टैक्स की जांच करने के लिए यहां आए हैं। रोनाल्ड इतना डर गया कि वह ऑफिस की कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में निराशा की चमक थी। कानों में कदमों की तेज आवाज के साथ रोनाल्ड ने देखा कि सूट पहने एक दर्जन पुरुष और महिलाएं संस्थान के लोगों की तरह दिख रहे थे। वे तुरंत अंदर घुस गए। छाती पर लाल रंग का 5 नुकीला तारा लगाए हुए आदमी ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। उसने तुरंत तलाशी वारंट निकाला और कहा, रोनाल्ड हैरिस, आप पर मुनाफा ट्रांसफर करने, कर चोरी करने और अवैध रूप से व्यापार रहस्य प्राप्त करने का संदेह है। अब आपको आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ आइए। रोनाल्ड घबरा गया। जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकालकर उसने एक नंबर डायल किया। मैडम, मेरी मदद करो। रोनाल्ड के सामने खड़े दर्जन भर वर्दीधारी लोग उसे उदासीनता से देख रहे थे। उन्हें उसे ले जाने की कोई जल्दी नहीं थी। मैडम, आपको मुझे बचाना होगा। कुछ हुआ है? रोनाल्ड ने चिंतित होकर कहा। उसी समय मुंबई की मुख्य सड़क पर एक सफेद बेंटले कार तेजी से मैरियट होटल की ओर जा रही थी। कार की खिड़की से एक महिला को कार में बैठे हुए देखा जा सकता था। वह फोन पर बात कर रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ी नाखुशी दिख रही थी जब उसने कहा, मैं समझ गई। तुम्हारा वह बेवकूफ बेटा। उसने उसे अचानक क्यों भड़काया? सवाल जवाब और डांट फटकार। रोनाल्ड ने बहुत देर तक जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उसके हिसाब से यह मैडम बहुत ताकतवर इंसान है। लेकिन इस समय रोनाल्ड को साफ साफ लगा कि मैडम भी यंग मास्टर क्लार्क की दुश्मन नहीं बनना चाहती। इस यंग मास्टर कपूर की पृष्ठभूमि क्या थी जिसके कारण मैडम भी डर गईं? मैडम, ये उसे सख्ती से न पढ़ा पाना मेरी गलती है। मैं मैडम से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे जोएल और हैरिस परिवार को बचाएं, मेरी पत्नी की खातिर। रोनाल्ड सीधे निर्देशक के विशाल कार्यालय में घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। कार में बैठी महिला ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने आह भरी।
अगर मेरी बेवकूफ़ छोटी बहन अपनी शादी से भागकर तुमसे शादी नहीं करती, तो मैं तुम्हें अपना रिश्तेदार नहीं मानती। ये सुनकर रोनाल्ड का शरीर कांप उठा। पता चला कि इतने सालों से मैडम केवल अपनी छोटी बहन की वजह से ही हैरिस परिवार की देखभाल कर रही थी। उसकी नज़र में हैरिस परिवार सिर्फ चींटी जैसा था। हालांकि रोनाल्ड को कोई शिकायत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि रोनाल्ड ने सिर्फ इस रिश्ते की बदौलत मुंबई के शीर्ष उद्यमियों में से एक बन गया था। हालांकि जोएल की मां का पहले ही निधन हो चुका था, लेकिन इस रिश्ते की बदौलत रोनाल्ड अच्छा कर पाया। गोल्डन सिटी का वालिस परिवार। वे एक ऐसा अस्तित्व थे जिसकी कोई कदर नहीं कर सकता था। एक ऐसा पहाड़ जिस पर दुनिया में कोई नहीं चढ़ सकता था। मैडम, मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया जोएल को बचाएं और हैरिस परिवार को बचाएं। रोनाल्ड ने फोन पकड़ लिया और जमीन पर घुटने टेकते हुए लगातार प्रणाम किया। धमाके की आवाज फोन के जरिए सीधे कार में बैठी महिला के कान तक पहुंची। एक पल की चुप्पी के बाद कार में बैठी गायत्री जी ने पूछा, हैरिस परिवार को बचाने के लिए आप मेरे लिए कितनी ईमानदारी दिखा सकते हैं? ये सिर्फ एक वाक्य था, लेकिन ये ठंडा था। इसने रोनाल्ड की पीठ को गीला कर दिया। कितनी ईमानदारी? ये वाक्य पहले से ही स्पष्ट था। यह इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता था। मैं अपनी सारी संपत्ति निकालने को तैयार हूं। रोनाल्ड ने दृढ़ता से सिर झुकाया और कहा। उसकी नज़र में उसका बेटा ही उसका सब कुछ था। इतने सालों तक लाड़ प्यार में डूबे रहने के बाद रोनाल्ड जोएल को उसकी मां की असमय मृत्यु के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहा था। वह एक बहुत ही दयनीय पिता था। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, गायत्री जी ने शांति से जवाब दिया। जैसे ही वह फोन रखने वाली थी, रोनाल्ड ने दूसरी तरफ से साहपूर्वक पूछा, मैडम, ये यंग मास्टर कपूर कौन है? क्या वह? रोनाल्ड को एक निश्चित संभावना का एहसास हुआ। गायत्री जी ने खिड़की के बाहर रात के आसमान की ओर देखा और ठंडे स्वर में जवाब दिया, आर्केडिया द्वीप, कपूर परिवार। बोले। फोन कट गया। उस समय ऐसा लगा जैसे रोनाल्ड को आधा लकवा मार गया हो। वह जमीन पर सुस्ती से बैठा था और उसकी आंखें धंसी हुई थीं। आर्केडिया द्वीप का कपूर परिवार। पता चला कि वह कपूर परिवार का यंग मास्टर था। तब कैपिटल सिटी का कपूर समूह आर्केडिया द्वीप के कपूर परिवार का था। इस समय रोनाल्ड को अचानक एहसास हुआ। शुरू से ही उसने हमेशा सोचा था कि कैपिटल सिटी में कपूर ग्रुप सिर्फ कपूर नाम का एक बड़ा परिवार है। लेकिन वह आर्केडिया द्वीप पर कपूर परिवार के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता था, चाहे कुछ भी हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे एक असाधारण बड़ा परिवार थे और उनके पास अनगिनत संपत्ति थी। ये कहा जा सकता है कि आर्केडिया द्वीप से आया एक शब्द एक छोटे से देश को मानचित्र से गायब कर देगा। रोनाल्ड पूरी तरह से हताश हो गया। शर्मा परिवार का एक निकम्मा दामाद कैपिटल सिटी के कपूर ग्रुप के यंग मालिक में तब्दील हो गया। और फिर आर्केडिया द्वीप के कपूर परिवार में तब्दील हो गया। डर, बहुत भयानक। उसी समय हैरिस परिवार के विला में जोएल ने वहां की हर घटना देखी। उस क्षण वह स्तब्ध रह गया। अर्जुन के पास वास्तव में इतनी शक्ति थी। क्या वह अभी भी मनुष्य था? यहां तक कि उसके दूसरे चाचा क्लॉस के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया था। बहुत गहन। इस क्षण जोएल को अपनी मूर्खता की सीमा का एहसास हुआ। अर्जुन कपूर, उनकी पहचान निश्चित रूप से एक बेकार आवारा की तरह सरल नहीं थी। लानत है तुम पर, माया येट्स। जोएल को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसे धोखा दिया गया है उस घटिया माया येट्स ने। ये तो एक गतिरोध था। कपूर, अर्जुन कपूर, भाई कपूर, मैं गलत था, कृपया मुझे पीटना बंद करो, मुझे मत मारो, कृपया मुझे छोड़ दो, अब मैं वास्तव में अपनी गलती जानता हूँ। इस समय जोएल को अपना गौरव और सम्मान नहीं चाहिए था। अनिका शर्मा, नहीं, नहीं, वह अर्जुन कपूर की थी, वह भाई कपूर की थी। अब उसका भाग्य मायने रखता था। जोएल ने विनम्र मुद्रा को पूरी तरह से निभाया। ऐसा माना गया कि उसने अपने पांचों हाथ धरती पर फेंक दिए हैं। वह लगातार कैमरे के सामने झुककर दया की भीख मांगता रहा। होटल के प्रवेश द्वार पर खड़े अर्जुन ने स्क्रीन पर जोएल को देखा। उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। कुछ चीजों को 3 बार से ज्यादा नहीं आजमाया जाना चाहिए। आपने कई बार मेरे धैर्य को चुनौती दी है और अपनी योजनाओं के साथ अनिका को भी निशाना बनाया है। मुझे खेद है, आपको और हैरिस परिवार को आज दुनिया को अलविदा कहना पड़ रहा है। भाई कपूर, मैं गलत था, मैं वाकई गलत था। मुझे अनिका की ओर नहीं मुड़ना चाहिए था।
कृपया बस इस बार मुझे माफ कर दें। मैं मुंबई से तुरंत बाहर निकल जाऊंगा और इस जीवन में कभी वापस नहीं आऊंगा। जोएल बहुत घबराया हुआ था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी चमक रही थीं और वह कैमरे के सामने दया की भीख मांग रहा था। उसका शरीर खून से लथपथ था। ऐसी अवस्था में भी वह एक युवा स्वामी का आचरण कैसे रख सकता था? अर्जुन ने ठंडी मुस्कान के साथ जोएल को अनदेखा किया और क्लॉस की ओर देखते हुए कहा, रोनाल्ड को अब तक तुम्हारे तथाकथित समर्थक को ढूंढ लेना चाहिए था। मैं उसके आने का इंतजार करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा तथाकथित समर्थक मेरे लिए फिर से अभिनय करने के योग्य है या नहीं। क्लॉस घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अर्जुन कपूर, हमारे हैरिस परिवार का समर्थक निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे तुम भड़का सको। बस मरने के लिए तैयार हो जाओ, चूंकि तुमने हमें भड़काया है। हैरिस परिवार, बस नरक में जाओ। जैसे ही यह आवाज गिरी, भीड़ के पीछे से एक सफेद बेंटले धीरे धीरे आती हुई आई। वहां कुछ सुरक्षाकर्मी थे जो उसे रोकने के लिए आगे आए, लेकिन जब उन्होंने कार में बैठे व्यक्ति को देखा तो वे सब वहीं खड़े हो गए और सलामी देने लगे। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन जब उसने कार से उतरती हुई महिला को देखा तो उसकी आंखें झपकने लगीं और उसके मुंह के कोने थोड़े से सिकुड़ गए। क्या यही हैरिस परिवार के पीछे का समर्थन था? ये बहुत अच्छा था। गायत्री जी ने सफेद सूट पहना हुआ था जिसके नीचे काले रंग की लेस रिम वाली शर्ट, सफेद चौड़े पैरों वाली पतलून, बड़ी सी महिला टोपी और हाथों में हल्के गुलाबी रंग के फीतेदार दस्ताने थे। जैसे ही वह प्रकट हुई, उसकी आभा अदृश्य रूप से फैल गई। बगल के सभी गार्डों ने स्वतः ही उसके लिए रास्ता दे दिया। गायत्री जी अपने सुरुचिपूर्ण और नेक कदमों से धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ रही थी। उसके पीछे एक महिला सहायक भी थी। उसने क्लॉस की तरफ देखा तक नहीं जो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसने ठंडी आंखों से अर्जुन को देखा और कहा, उसे जाने दो। क्लॉस ने आते हुए व्यक्ति को देखकर अहंकार से हंसा। फिर वह गार्ड के हाथों से छूट गया। खड़े होते ही उसने व्यंग्य किया, हाहा अर्जुन कपूर, क्या मैंने नहीं कहा कि हमारे हैरिस परिवार के पीछे का समर्थन एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आप बिल्कुल भी भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकते। हालांकि इससे पहले उन्होंने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी। धमाका! अर्जुन ने उसे जोरदार लात मारी जिससे क्लॉस कुछ मीटर दूर उड़ गया। क्लॉस पेट में ऐंठन के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वह अवाक रह गया। अर्जुन कपूर, उसने इस समय भी उसे मारने की हिम्मत कैसे की? धत्तेरी की! मैडम, आपको उसे मारना ही होगा। इस बदमाश ने मेरे लोगों को पकड़ा और आपके भतीजे को भी घायल कर दिया। आपको जोएल और हैरिस परिवार के लिए खड़ा होना ही होगा। क्लॉस ने अपनी छाती पकड़ ली, जबकि उसके पीछे खड़े दो गार्डों ने उसे फिर से नियंत्रण में कर लिया। जोएल ने वीडियो में गायत्री जी को देखा और चिल्लाया, आंटी वालिस! आंटी वालिस, मुझे बचाओ! मैं मरना नहीं चाहता। इस समय निस्संदेह गायत्री जी ही जोएल के लिए आशा की एकमात्र किरण थी। वह पूरे हैरिस परिवार के लिए आशा की किरण थी। उसके मुंह पर थप्पड़ मारो, गायत्री जी ने ठंडे स्वर में कहा। उसने क्लॉस की तरफ देखा भी नहीं था जो शुरू से ही उसके पीछे खड़ा था। हाहा अर्जुन कपूर, आपका काम हो गया। क्लॉस हंसा। उसे अंदर से बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। बाद में अर्जुन को ही थप्पड़ मारा जाएगा। मैडम वालिस तो बहुत दबंग थीं। हालांकि अगले ही पल क्लॉस को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। गायत्री जी की महिला सहायक सीधे उसकी ओर चली आई। फिर उसने अपना हाथ हिलाया। थप्पड़! पूरे गली में थप्पड़ों की तीखी आवाज गूंज रही थी, जैसे लोहे की हथेली सुअर के मांस के टुकड़े पर टकरा रही हो। इन थप्पड़ों की आवाजों ने सभी दर्शकों को गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। सिर्फ 2 थप्पड़ों से क्लॉस के कुछ दांत उसके मुंह से निकल गए। उसका पूरा चेहरा टेढ़ा हो गया। तुमने गलत व्यक्ति को थप्पड़ मारा। तुम्हें उसे थप्पड़ मारना चाहिए। क्लॉस चिल्लाया, लेकिन थप्पड़ मारना बंद नहीं हुआ। अर्जुन ने फिर गायत्री जी की ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, जोएल तुम्हारा भतीजा है? गायत्री जी ने इनकार नहीं किया। उसने जवाब दिया, जोएल को पहले से ही अपनी गलती पता है और तुमने पूरे हैरिस परिवार को दुख पहुंचाया है। उन सभी को मारने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार जोएल के पास मेरे वालिस परिवार का आधा खून है। मेरी खातिर हैरिस परिवार को जाने दो। अर्जुन ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, क्या आप मुझसे भीख मांग रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? गायत्री जी की भौहें तन गईं। उसने अपनी चमकीली आंखों से अर्जुन को देखा।
और अचानक आकर्षक ढंग से मुस्कुराए। ठंडे भाव से उसने कहा, या तो तुम इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे मैं तुमसे भीख मांग रही हूं, या तुम्हें धमकी दे रही हूं। अर्जुन ने सिर हिलाया, फिर अचानक पूछा, गायत्री जी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम वालिस परिवार से हो या कपूर परिवार से? गायत्री इस प्रश्न पर अवाक रह गई। उसका रंग हल्का सा लाल हो गया और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। हैरिस परिवार को जाने दो। उन्होंने जो किया है उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। गायत्री ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर चमक आ गई और वह जल्द ही अपने अपराध बोध से बाहर आ गई। पहली बार उसे लगा कि उसने अर्जुन को कम आंका था। पिछले 7 सालों में यह आदमी अथाह हो गया था। गायत्री को अचानक लगा कि पिछले वर्षों में जांच के माध्यम से उसके बारे में जो भी अफवाहें और जानकारी एकत्र की गई थी, वह सब झूठी थी। अर्जुन कपूर अपना भेष बदलने में माहिर थे। अर्जुन चुप और गंभीर रहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और गायत्री को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया। फिर उसने कहा, क्या होगा अगर मैं कहूं कि मैं उन्हें जाने नहीं देना चाहता? दबंग। इस समय ये शब्द निस्संदेह अर्जुन में स्पष्ट था। उसकी हरकतों के बाद पंक्तिबद्ध खड़े सभी विशेष गार्डों ने अपनी बंदूकें क्लॉस और गायत्री पर तान दी। गायत्री का सहायक तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया और उसे बचाने के बाद बोला, मैडम। गायत्री ने अपना सिर हिलाया और सहायक को एक तरफ हटने का इशारा किया। फिर उसने अपनी भौहें उठाईं, अर्जुन की ओर देखा और कहा, चलो इस पर चर्चा करते हैं। जाने से पहले आपकी क्या शर्तें हैं? हैरिस परिवार। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह से घटित होंगी। यदि उसने अपनी दिवंगत बहन से हैरिस परिवार की देखभाल करने का वादा न किया होता तो गायत्री कभी भी अर्जुन के साथ बातचीत करने के लिए खुद को नीचा नहीं दिखाती। उसकी नज़र में कोई भी उसके साथ बातचीत करने लायक नहीं था। स्थितियां। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए क्लॉस की तरफ देखा जिसे बुरी तरह पीटा गया था और वह जमीन पर पड़ा था। दूसरी तरफ जोएल अभी भी दया की भीख मांग रहा था। उसने कहा, मैं अनिका और अहाना को वापस आर्केडिया द्वीप पर लाना चाहता हूं। इस बीच तुम्हें मुझे नहीं रोकना चाहिए और मेरे साथ पूरा सहयोग करना चाहिए। अगर वे लोग मुझे रोकने की कोशिश करते हैं या कोई आपत्ति जताते हैं तो तुम्हें मेरे पक्ष में खड़ा होना चाहिए। ये सुनकर गायत्री की भौहें तन गईं और उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसका धैर्य बढ़ गया और वह स्वयं को एक रानी की तरह ठंडे अहंकार से भरी हुई प्रस्तुत करने लगी। गायत्री ने कहा, अर्जुन, तो ये बात तुम्हारे मन में है? क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं ऐसा करूं तो भी वे इस पर सहमत हो जाएंगे? क्या तुम्हें पता है कि आर्केडिया द्वीप में कपूर परिवार पर कितने लोग नजर रख रहे हैं? आप बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनिका शर्मा जैसे व्यक्ति को आर्केडिया द्वीप पर वापस लाना चाहते हैं। क्या आप जानबूझकर उन लोगों के अधिकार को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं? यहां तक कि तुम्हारे पिता भी ऐसा करने का सपना नहीं देख सकते। गायत्री ने एक ही सांस में बहुत कुछ कह दिया। उसकी आंखों में धमकी भरी चमक थी और उसका चेहरा लाल होने लगा। अर्जुन बहुत दुस्साहसी था। अनिका और अहाना को आर्केडिया द्वीप पर वापस लाने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा हंगामा मच जाएगा। एक बार जब स्थिति बेकाबू हो गई तो गायत्री भी अचंभित रह गई। हालांकि अर्जुन ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपने मामलों का ख्याल रखें। मुझे अनिका और अहाना को वापस आर्केडिया द्वीप पर लाना होगा और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। वह मेरी पत्नी है और अहाना मेरी बेटी है। वो कपूर परिवार का हिस्सा हैं। आर्केडिया द्वीप अभी और भविष्य में भी कपूर परिवार का है। चाहे वह आप हो या वालिस परिवार या वे पुरानी मूर्ख चीजें, जो कोई भी आर्केडिया द्वीप या कपूर परिवार के बारे में कोई भी विचार रखने की हिम्मत करता है, मैं उनके दांत खींचने और उनके पंजे तोड़ने में संकोच नहीं करूंगा। मैं उन्हें इस धरती से गायब कर दूंगा। जैसे ही अर्जुन ने उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायक शब्द कहे, अचानक गड़गड़ाहट की आवाज आई। रात के आसमान में बिजली चमक उठी। शोर बहुत तेज था। अचानक हुई गड़गड़ाहट से सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। इस समय अर्जुन की ठंडी और जानलेवा मंशा उस पर इस तरह बह रही थी जैसे कोई सम्राट ऊपर आसमान से आकर गायत्री को घूर रहा हो। उस क्षण अचानक गायत्री को बहुत छोटा महसूस हुआ। क्या ये कपूर का आत्मविश्वास और धैर्य था? निश्चित रूप से उसने अर्जुन को कम आंका था और उसे 7 साल तक बड़ा होने दिया था। अब वह पहले से ही सम्राट बनने के योग्य था। गायत्री एक पल के लिए चुप रही और फिर बोली,
ठीक है, मैं सहमत हूँ, लेकिन यह उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अर्जुन ने जब ये सुना तो वह मुस्कुराया, और उसकी मनमोहक आभा पूरी तरह से गायब हो गई। वह अपनी हमेशा की तरह डरपोक और अजीब छवि में लौट आया। धन्यवाद, मेरी प्यारी चाची गायत्री। इसके बाद, अर्जुन ने अपना सिर क्लॉस की ओर घुमाया और कहा, मैं इस क्लॉस हैरिस को फिर कभी नहीं देखना चाहता। क्या तुम्हें पता है कि क्या करना है? गायत्री को स्वाभाविक रूप से समझ आ गया। एक नज़र में, उसके बगल में बैठी सहायक ने तुरंत कार्रवाई की और क्लॉस के सभी अंगों को बलपूर्वक तोड़ दिया। दृश्य बहुत भयानक था। सुअर जैसी चीख कुछ ही सेकंड तक चली। क्लॉस हैरिस बेहोश हो गया था। जहां तक हैरिस परिवार का सवाल है, अर्जुन को इसकी चिंता नहीं थी क्योंकि अब उनका कोई महत्व नहीं रह गया था। उनका विनाश होना चाहिए। हैरिस परिवार अब मुंबई में नहीं रहेगा। अंततः गायत्री जी ने अर्जुन की ओर एक और नजर डाली, और फिर चुपचाप कार में बैठकर चली गई। बहुत जल्द ही अर्जुन द्वारा लाए गए सभी लोग वापस चले गए। सशस्त्र विशेष गार्डों ने क्लॉस के आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। जहां तक हैरिस एंटरप्राइज का सवाल है, उसे भी जब्त कर लिया गया। क्लॉस को भी जांच के लिए ले जाया गया। बाकी सब मैं तुम पर छोड़ता हूं। मुझे निराश मत करना। अर्जुन ने कबीर की तरफ देखा जो पहले से ही स्तब्ध था। कबीर जैसा चरित्र भी सभी घटनाओं के साथ समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था। वह जानते थे कि मिस्टर कपूर की बैकग्राउंड काफी असामान्य थी, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी असाधारण होगी। यहां तक कि दवा कारखाने में हुई घटना भी आज जितनी चौंकाने वाली नहीं थी। हाँ, मिस्टर कपूर। कबीर ने तुरंत सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। अर्जुन ने कबीर का कंधा थपथपाया और चला गया। कबीर इतना बुरा नहीं था और उसे एक उपयोगी अभिजात वर्ग के रूप में तैयार किया जा सकता था। मिस्टर कपूर कृपया अपना कदम संभालें, कबीर ने कहा। मिस्टर कपूर कृपया अपना कदम संभालें। काले सूट पहने सैकड़ों गुर्गे पंक्तियों में खड़े होकर सम्मानपूर्वक नारे लगा रहे थे। वह दृश्य बहुत प्रभावशाली था। योलांडा, जो अभी भी होटल के कमरे में थी, उसने नीचे की मंजिल पर मौजूद सभी लोगों को देखा जो अभी अभी वहां से निकले थे और वह पूरी तरह से घबरा गई। योलांडा अचंभित रह गई। जैसे ही वह अर्जुन को चूमने वाली थी, कमरे का दरवाजा खुला और काले सूट पहने दर्जनों आदमी अंदर घुस आए। इस समूह का नेतृत्व भूमिगत राजा थियोजेंडर कर रहा था। अब जाकर उसे पता चला कि यह सब अर्जुन द्वारा बिछाया गया एक जाल था। एक जाल जिसने उसका उपयोग किया, योलांडा ली का फायदा उठाया गया था। अर्जुन कपूर वह कचरा, योलांडा जीवन भर उससे नफरत करेगी। जहां तक अर्जुन का सवाल है, वह कोई धुन गुनगुनाते हुए इत्मीनान से ओल्ड शर्मा मैंशन में लौट आया। प्रवेश द्वार पर कुछ काली परछाइयां आगे बढ़ीं और सम्मानपूर्वक बोली, मिस्टर कपूर, आप घर आ गए हैं। अर्जुन ने उनकी ओर देखते हुए सिर हिलाया। भागने से पहले वे मुस्कुराए। अर्जुन ने दरवाजा खोला और दबे पांव बेडरूम में चला गया। अर्जुन ने एक पल सोचा, और जैसे ही वह बिस्तर पर जाने वाला था, अनिका उसके बगल में पलटी और अर्जुन को गले लगाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मुझे आज रात तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है। लेकिन मैं बहुत निराश महसूस कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी परवाह है और मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ। मुझे डर है कि अहाना अपने पिता को खो देगी। अर्जुन स्तब्ध होकर चुप हो गया। उसके सीने में कोमल, उबलता हुआ हृदय जोरों से धड़कने लगा। वह तो बस उसे खोने से डरती थी। उसके दिल में वह बहुत महत्वपूर्ण था। अर्जुन लेट गया, अनिका को कसकर गले लगाया, और धीरे से कहा, अन्नी मुझे माफ कर दो, गलती मेरी भी है। अचानक, पतले ठंडे होठों की एक जोड़ी सीधे अर्जुन के मुंह पर दब गई। यह आनंदमय क्षण अचानक ही आ गया। ये रात उन दोनों के लिए एक दुर्लभ अवसर था। अगले दिन, माया जी सुबह जल्दी उठी और अनिका के बेडरूम का दरवाजा पीटते हुए चिल्लाई, अनिका, उठो। मत भूलना, आज तुम उस निकम्मे अर्जुन से तलाक ले रही हो। तलाक? अर्जुन चौंक गया। वह बिस्तर पर हतप्रभ होकर बैठ गया और अपने बगल में नींद भरी आंखों से अनिका को घूरने लगा। अनिका अपने लाल चेहरे के साथ असहज दिख रही थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और दयनीय ढंग से कहा, अर्जुन, अगर मैंने गुस्से में गलती से ऐसा कहा, तो क्या तुम मुझे दोषी ठहराओगे? अर्जुन ने अपना सिर पकड़ लिया। माया जी ने उसके अनजाने शब्दों को गंभीरता से ले लिया था। बेबसी से अर्जुन ने अनिका की नाक खुजाते हुए कहा, नहीं, जब तक तुम चाहती हो, मैं जो भी करूंगा। अनिका ने अपनी आंखें घुमाई, उसकी छाती पर मुक्का मारा, और कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो?
मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। तुम मेरे पति और अहाना के पिता हो। तुम इस जीवन में मुझसे भाग नहीं सकते। मैं चाहती हूं कि तुम भाग जाओ। तुम्हें खा जाऊंगा। आह! दोनों बिस्तर पर लौटने लगे और माया जी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जो अभी भी दरवाजा खटखटा रही थी। माया जी हैरान थी। कमरे में क्या हो रहा था? उसने संदेह से आंखें झपकाईं और अपना कान दरवाजे पर लगा दिया। क्लिक करें। दरवाजा खुल गया। माया जी लगभग लड़खड़ा गई। उसने देखा कि अनिका अर्जुन को गले लगा रही है और बहुत खुशी से मुस्कुरा रही है। माँ, मैं अर्जुन को तलाक नहीं दूंगी। क्या, तलाक नहीं ले रहे? माया जी अवाक रह गई। उसने गुस्से से उसे घूरा, अपना हैंडबैग अर्जुन की तरफ फेंका और गाली देते हुए कहा, अर्जुन, क्या तुमने फिर से मेरी बेटी को नशीला पदार्थ दिया है? तुम निकम्मे कमीने हो। तुम्हें मेरे घर में सोने की इजाजत किसने दी? चले जाओ, तुरंत चले जाओ। अर्जुन हैंडबैग से टकराने से थोड़ा घबरा गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और काफी परेशान हो गया। अनिका समझ गई कि अर्जुन गुस्से में था। उसने माया जी को घूरते हुए कहा, माँ, तुम इतनी नासमझ क्यों हो? अर्जुन तुम्हारा दामाद है, तुम उसे ऐसे ही कैसे कह सकती हो कि चले जाओ? माया जी क्रोधित हो गई। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और कोसना जारी रखा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि यह घर मेरा है, माया येट्स, इसलिए उसे बाहर निकल जाना चाहिए। वह गुस्से से लाल हो गई। उसकी बेटी फिर से उस कमजोर को बचा रही थी। ठीक है, अगर तुम आज अर्जुन को भगा दोगे, तो मैं भी चली जाऊंगी। सबसे बुरी बात तो ये हो सकती है कि मैं फिर कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। अनिका भी बहुत क्रोधित हो गई और अपनी मां पर चिल्लाने लगी। तुम मेरी मौत बन जाओगे। माया जी गुस्से से कांप उठी। उन्होंने अपना हाथ उठाया और उसे घुमाया। थप्पड़। इस थप्पड़ से अनिका की आंखें लाल हो गईं। उसने गुस्से से पैर पटका, अपना सामान समेटा और अर्जुन को दरवाजे से बाहर खींच लिया। माँ, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। मैं इस घर में दोबारा नहीं आऊंगी। माया जी क्रोधित हो गई और फर्श पर बैठ गई, अपनी जांघों पर थपथपाते हुए रोते हुए बोली, चार्ल्स, बाहर आओ और ये देखो। मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे ये सब सहना पड़ रहा है? मेरी बेटी एक बाहरी व्यक्ति का पक्ष ले रही है। मैं इसके साथ कैसे रह सकती हूँ? ठीक है, चले जाओ, तुम सब चले जाओ। मैंने तुम्हारा घर पहले ही बेच दिया है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम और वह कमबख्त कहाँ रह सकते हैं। हालांकि, अर्जुन ठंडे चेहरे के साथ वापस लौटा। उसने माया जी की ओर देखा जो फर्श पर लौट रही थी, और कहा, माया येट्स, तुम वाकई बहुत निर्दयी हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अनिका और मेरे पास एक और घर है, और वह एक विला है। क्या तुम उसे देखना चाहती हो? इसे देखो। देखने लायक क्या है? तुम्हारे जैसे फिजूल खर्च के पास विला खरीदने के लिए पैसे हैं। माया जी तुरंत खड़ी हो गई। उसने अर्जुन की नाक की ओर इशारा करते हुए मजाक उड़ाया, तुम 100 वर्ग मीटर का घर भी नहीं खरीद सकते, विला तो और क्या। अगर तुम्हारे पास वाकई एक विला है तो मैं आज ही तुम्हारे सामने सिर झुकाकर माफी मांगूंगी। ये निकम्मा आदमी सचमुच बेशर्म था, बिना पलक झपकाए झूठ बोल रहा था। ठीक है, अपने शब्द याद रखो, अर्जुन ने शांति से कहा। माया जी ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, अनिका, इस अर्जुन को तो देखो। ये कितना बेशर्म झूठा है। इसके जैसा निकम्मा आदमी विला खरीदने का खर्च उठा सकता है। क्या उसे पता भी है कि मुंबई में प्रॉपर्टी कितनी महंगी है? हिलसाइड विला की कीमतें भी बढ़ गई हैं। अब हर यूनिट की कीमत 15 मिलियन है। अनिका को पहले से ही सिर दर्द हो रहा था। उसकी माँ हमेशा अर्जुन को नीची नज़र से क्यों देखती थी? माँ, अर्जुन सच कह रहा है। उसने वाकई लॉन्गफोर्ड पार्क में एक खरीदा है। मेरे पास आपसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। अनिका ने घृणा से कहा, उसकी आंखें थोड़ी ठंडी थीं। माया जी ने जब ये सुना तो वह हैरान रह गई। हालांकि, वह जल्द ही उपहास करने लगी। उसने अर्जुन को बुरी तरह घूरते हुए डांटा, बताओ, तुमने मेरी बेटी को कौन सी दवा खिलाई है? वह भी अब तुम्हारी तरह बकवास करने लगी है। अनिका, क्या तुम जानती हो कि लॉन्गफोर्ड पार्क किस तरह की जगह है? वह जगह लॉन्गफोर्ड ग्रुप की संपत्ति है। वहां सबसे सस्ता विला 30 मिलियन से ज्यादा कीमत का है। पिछली बार, मैं पारुल के साथ वहां घूमने गई थी, और हम खाना पहुंचाने वाले अर्जुन से मिले। उस समय इस कमीने ने हमसे झूठ बोलने की कोशिश की, कहा कि उसने लॉन्गफोर्ड पार्क में एक विला खरीदा है। हमने उसके झूठ का पर्दाफाश किया। अब, वह तुमसे झूठ बोलने की हिम्मत भी कर रहा है। तुम अभी भी उसे क्यों बचा रही हो?
जल्दी करो और अपना विवाह प्रमाण पत्र ले लो और तलाक लेने के लिए मेरे साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलो। माया जी ने हार मानने से इनकार कर दिया और अनिका को अपने साथ खींचने की कोशिश की। तलाक, उन्हें तलाक लेना ही होगा। यदि अनिका के पति के रूप में अर्जुन जैसा निकम्मा व्यक्ति रहता तो वह कभी भी अच्छा जीवन नहीं जी पाती। जोएल हैरिस उससे कहीं बेहतर थे। वह अमीर थे और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अच्छी थी। उन्होंने भी उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। इसके अलावा माया जी ने जोएल से वादा किया था कि आज ही अनिका और अर्जुन का तलाक हो जाएगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह चिंतित क्यों न होगी। माँ, यकीन करो, अनिका गुस्से में थी। उसने अपना पैर पटका और अर्जुन को अपने साथ खींच लिया। ठीक है, ठीक है, तुमने घर खरीदा है ना? ठीक है, मैं आज कहीं नहीं जाऊंगी। चलो अपने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित करते हैं और जश्न मनाने के लिए नए घर पर जाते हैं। माया जी ने अचानक अपना स्वर बदल दिया। उसने अर्जुन को निर्दयता से देखा और कहा, क्या हुआ, अर्जुन? ये बेकार आदमी अभी भी दिखावा कर रहा था। ठीक है, वह आज उसके झूठ का पर्दाफाश कर देगी, ताकि अनिका को पता चल जाए कि उसने जो पति चुना है वह कितना अविश्वसनीय है। अनिका ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जरूर, तुम घर पर रह सकती हो और हमारे रिश्तेदारों से संपर्क कर सकती हो। मैं व्यवस्था कर दूंगा। मैं दोपहर में तुम्हें लेने के लिए किसी को भेजूंगा। माया जी ने तुरंत सहमति जताई। ठीक है, मैं घर पर इंतजार करूंगी। मैं देखना चाहती हूं कि तुम किस तरह का घर खरीद सकते हैं। इतना कहकर माया जी पलटी और सोफे पर बैठ गई। उन्होंने अपना फोन निकाला और अपने रिश्तेदारों को फोन करना शुरू कर दिया। नमस्ते, पारुल, जल्दी से मेरे घर आओ। अर्जुन ने कहा कि उसने एक घर खरीदा है और वह हमें अपने साथ ले जाना चाहता है। माया जी का स्वर व्यंग्य से भरा था। लाइन के दूसरी तरफ पारुल खरीदारी कर रही थी। जब उसने माया जी की बातें सुनी तो उसे पता चल गया कि शो होने वाला है। वह तुरंत सहमत हो गई और बोली, बेशक माया, मैं सामंथा और फ्रैंक को तुम्हारे घर ले आऊंगी। पारुल ने खुशी खुशी फोन रख दिया और योजनाएं बनाने लगी। वह अपनी बहन के स्वभाव को अच्छी तरह समझती थी। उसकी आवाज से उसे पता चल गया कि माया जी अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए तैयार है। ये बहुत बढ़िया था। ये सबसे अच्छा होगा अगर यह आदमी जो मुफ्त में खा रहा था और रह रहा था उसे शर्मा परिवार से दूर कर दिया जाए। उस स्थिति में फ्रैंक और अनिका की कंपनी के बीच सहयोग सुचारू रूप से आगे बढ़ सकता है। इसकी कीमत 1 अरब थी। अर्जुन और अनिका ने माया जी की ओर देखा और फिर अनिच्छा से ओल्ड शर्मा मैंशन से बाहर निकल गए। एक बार जब वे बाहर आ गए तो अनिका ने पूछा, क्या आप सचमुच मेरी मां को विला में ले जाने की योजना बना रहे हैं? अर्जुन ने सिर हिलाया और शांति से कहा, बस जाओ। वैसे भी यह कोई बड़ी बात नहीं है। कम से कम शायद तुम्हारी मां मुझे अलग नजर से देख सके और मुझे हर दिन कमजोर कहना बंद कर दे। अर्जुन ने थोड़ा धन और प्रभाव दिखाने का निर्णय लिया, अन्यथा यह माया जी उसे परेशान करती रहेगी। अनिका ने आंखें घुमाते हुए कहा, ठीक है, तुम व्यवस्था करो, मैं दफ्तर जाऊंगी। अनिका ने अनिच्छा से अपनी बाइक पर जाने से पहले अर्जुन को गले लगाया और चूमा। अर्जुन ने उसकी खूबसूरत पीठ को घूरते हुए एक पल सोचा और खुद से बुदबुदाया, चलो पत्नी के लिए एक कार खरीदते हैं। अर्जुन ने जॉर्ज को फोन करके कहा कि वह कार लेकर आए। वह दोपहर में कार चलाकर वापस आ जाएगा। उसके बाद अर्जुन अहाना से मिलने हॉस्पिटल गया। अहाना की रिकवरी बहुत अच्छी चल रही थी। वह अब बिस्तर से उठकर इधर उधर दौड़ने में सक्षम हो गई थी। कुछ और दिनों के बाद वह बाहर जाकर खेलने में सक्षम हो जाएगी। दूसरी तरफ माया जी ने कई फोन करके कई रिश्तेदारों को सूचित कर दिया था। शुरू में वह अपने मायके पक्ष के रिश्तेदारों को भी सूचित करना चाहती थी, लेकिन जब उसे याद आया कि येट्स दिवालिया हो गए हैं और अभी भी उन पर बहुत सारा पैसा बकाया है, तो माया जी ने हार मान ली। बहुत जल्द ही शर्मा परिवार के रिश्तेदारों का एक समूह ओल्ड शर्मा मैंशन में आ पहुंचा। माया जी को क्या हो गया है जो हमसे कह रही है कि हम उस विला को देखने आए जिसे उसके बेकार दामाद ने खरीदा है? हाँ, सुबह सुबह इतना हंगामा मचा रहे हो। क्या अर्जुन के पास विला खरीदने का भी पैसा है? वह एक आवारा है जिसने पिछले 3 सालों से कुछ नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि माया जी क्या कर रही है। चार्ल्स की भाभी जीना वुड ने दांत पीसते हुए कहा, क्या उसकी इस भाभी में कुछ गड़बड़ है? वह उस कमीने अर्जुन की बातों पर कैसे यकीन कर सकती थी?
उसने इतने सारे रिश्तेदारों को क्यों बुलाया? खुद को अपमानित करने के लिए। जीना वुड को नहीं लगता था कि अर्जुन जैसा निकम्मा व्यक्ति कभी विला खरीद सकता है। उसने सुना था कि अनिका एक कंपनी का चेयरमैन बन गया है, इसलिए संभावना थी कि उसने विला खरीदा हो। लेकिन गरिमा की खातिर, वे दावा कर रहे थे कि अर्जुन ने इसे खरीदा है। किसी भी हालत में, जीना नाखुश थी। वे सभी शर्मा परिवार के सदस्य थे। लेकिन चार्ल्स का परिवार ही वह था जिसने विला खरीदा था। इसलिए कोई भी इससे परेशान हो सकता था। हाँ, जीना, मुझे लगता है कि माया जी बस मजाक कर रही है। वह कचरा विला कैसे खरीद सकता है? एक अन्य भाभी, अमेलिया स्टोन, के चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव था। दोनों परिवार एक साथ पहुंचे। चार्ल्स के दो छोटे भाई, मार्टिन शर्मा और बर्नार्ड शर्मा, भी निराश दिख रहे थे। दोनों परिवार सामान्य लोग थे और उनमें औसत नागरिकों जैसी योग्यता भी थी। जब उन्होंने सुना कि सबसे बड़े भाई बहन के परिवार ने एक विला खरीद लिया है, तो वे सभी अपनी गिरती प्रतिष्ठा के कारण दुखी हो गए। सबसे बड़े भाई रिटायर होने से पहले ही सेक्शन हेड बन गए थे। उस समय, वे उनकी ज्यादा मदद नहीं करते थे। और ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से तीनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। टीना शर्मा भी यहाँ थी और उन्होंने बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने हॉट पैंट और स्ट्रैपी टॉप पहना हुआ था। ये काफी खुला हुआ था। उसका चेहरा उदास था और वह इतनी गर्मी के दिन बुलाए जाने से बहुत दुखी लग रही थी। वह बस शॉपिंग करने और अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि पिछली बार अर्जुन ने स्पोर्ट्स कार का मामला कैसे सुलझाया था। इतने दिनों बाद भी उसने मुआवजा के लिए उसकी तलाश नहीं की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि अर्जुन उसकी सोच से थोड़ा अधिक सक्षम था? इसके तुरंत बाद, पारुल सामंथा और फ्रैंक के साथ आ गई। जैसे ही वह प्रकट हुई, शर्मा भाई उसके प्रति आकर्षित होने लगे। आखिरकार, माया जी की यह बहन बहुत सुंदर थी। ओह, बहन पारुल, आप भी यहाँ हैं। कुछ लोग उसके पास आए और मुस्कुराने लगे। पारुल खुश थी। शर्मा परिवार के लोग कुछ भी नहीं बल्कि बदकिस्मत थे। माया जी ने मुझे उस विला को देखने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उसके दामाद ने खरीदा था। पारुल जी ने एक गर्वित बूढ़ी माँ मुर्गी की तरह व्यवहार किया। उसने अपना सिर ऊंचा किया और अपनी नाक से लोगों को नीचे देखा। पूह, वह निकम्मा अर्जुन। वह आपके दामाद फ्रैंक से कैसे तुलना कर सकता है? इस समय जीना आगे बढ़ी और एक शालीन मुस्कान के साथ बोली, बहन पारुल जी, फ्रैंक मेरे उस अक्षम बेटे के लिए कब नौकरी की व्यवस्था कर सकता है? सुरक्षा की नौकरी भी चलेगी। ये सही है, मेरी बेटी के लिए भी। उसे ग्रेजुएट हुए 1 साल हो गया है। और उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली है। वह तो बस हर दिन कोई डांस गेम खेलना ही जानती है। और मेरी सबसे छोटी बेटी भी ग्रेजुएट होने वाली है। अपने फ्रैंक से हमारे लिए कुछ व्यवस्था करने को कहो। फ्रैंक पहले से ही काफी परेशान था, खासकर जब उसने सुना कि उन्हें ओल्ड शर्मा मैंशन में आकर अर्जुन के विला का दौरा करना था। वह पूरी तरह से अनिच्छुक था। अन्य लोगों को अर्जुन की पहचान नहीं पता थी, लेकिन उसे पता था। विशेषकर जब उसने दूर से अर्जुन के बारे में आलोचनाएं सुनी, तो उसे बहुत खुशी हुई। ये लोग पहले की तरह ही घृणित थे। क्या वह तब भी इतना घिनौना था? फ्रैंक ने अर्जुन की पहचान उजागर करने की योजना नहीं बनाई थी। सबसे पहले, उसने हिम्मत नहीं की। दूसरे, वह ऐसा नहीं करना चाहता था। वह इन लोगों के बदसूरत चेहरों और अर्जुन की पहचान का पता चलने पर उनकी विभिन्न प्रतिक्रियाओं को भी देखना चाहता था। ये वास्तव में संतुष्टिदायक होना चाहिए। बेशक, मैं ऑफिस लौटने पर इसकी जांच करूंगा, फ्रैंक ने हंसते हुए जवाब दिया और उसकी आंखों में ठंडक छा गई। इसके बाद इन लोगों की ओर से अंतहीन चापलूसी का दौर शुरू हो गया। पारुल जी इस बात से बहुत खुश थी कि उसका दामाद उसका दर्जा इस तरह ऊंचा कर सका। इस समय, माया जी चार्ल्स के साथ घर से बाहर आई। उसने गुस्से में गाली देते हुए कहा, अगर उस काय ने वाकई विला खरीदा है, तो क्या हुआ अगर मैं आज उसके सामने झुक जाऊं? ये वाक्य चार्ल्स पर लक्षित था क्योंकि वह माया जी को ऐसा हंगामा करने से रोकता रहा था। उसे इतने सारे लोगों को क्यों आमंत्रित करना पड़ा? क्या समय आने पर केवल अर्जुन ही शर्मिंदा होगा? ओह, माया भाभी, आप आखिरकार बाहर आ ही गईं। क्या स्थिति है? क्या अर्जुन ने कोई विला खरीद लिया है? जीना सबसे पहले उसके पास आए और उसके चेहरे पर ताना मारने वाला भाव था। ये सही है माया भाभी, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। हम सभी जानते हैं कि आपका अर्जुन कितना योग्य है। अमेलिया भी मजाक करते हुए इसमें शामिल हो गई।
माया जी ने व्यंग्य करते हुए कहा, यही कारण है कि मैंने आज आप सभी को आमंत्रित किया है। जब समय आएगा तो आपको उस घटिया अर्जुन को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए मेरे साथ एकजुट होना होगा। वह वास्तव में ब्ला ब्ला ब्ला। माया जी ने विस्तार से बात की और अंततः सभी को स्थिति समझा दी। कुछ लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि आज का कार्यक्रम खास तौर पर अर्जुन को अपमानित करने के लिए था। इस बेवकूफ ने तो विला खरीदने जैसी बात पर भी शेखी बघाड़ने की हिम्मत की। निश्चय ही वह एक आवारा व्यक्ति के अलावा कुछ नहीं था, जिसकी अब कोई मदद नहीं की जा सकती थी। जरूर माया जी, हम आपकी बात मानेंगे। कई लोग तुरंत सहमत हो गए। चार्ल्स के भाइयों ने राहत की सांस ली। आखिरकार यह वह नहीं था जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद माया जी ने अधीरता से अर्जुन को फोन किया और डांटते हुए कहा, तुमने जो कार बुक की थी वह कहाँ है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हमें लेने आओगे? माँ, 1 मिनट रुको, ये जल्द ही आ जाएगा, अर्जुन ने समझाया। अर्जुन यहाँ फर्स्ट पैलेस में व्यवस्था करने में व्यस्त थे। उन्होंने कर्मचारियों को तेजी से काम करने के लिए ग्रुप चैट में कई बड़े लाल पैकेट भी भेजे। माया जी ने फोन रख दिया और अपनी दोनों बाहें छाती पर रखकर आगे की सड़क को घूरने लगी। तभी कुछ लग्जरी कारें धीरे धीरे पास आती दिखीं। अरे माया भाभी, क्या वे मर्सिडीज बेंज हैं? जीना ने इशारा करके पूछा। नहीं, अर्जुन जैसा काया हमें लेने के लिए मर्सिडीज बेंज का इंतजाम कैसे कर सकता है? अमीलिया ने अपनी आवाज ऊंची की और मजाक किया। वे वास्तव में मर्सिडीज बेंज कारें थीं, और शानदार मॉडल भी। माया जी को भी लगा कि यह असंभव है। इसलिए उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, सपने देखना बंद करो। अगर वह आदमी वुलिंग वाहन भी खरीद सकता है तो ये बहुत अच्छा है। 4 काली मर्सिडीज बेंज एस क्लास गाड़ियां सीधे सबके सामने रुकीं। ये चारों गाड़ियां साधारण नहीं थीं। इनके आगे एक सुनहरे ड्रैगन के सिर का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ था। यह मुंबई के लिए एक अद्वितीय लोगो था। केवल एक ही परिवार ऐसा करने का साहस कर सकता है। मुंबई का लॉन्गफोर्ड परिवार। दरवाजे एक साथ खुले और सभी ड्राइवर काले सूट, सफेद दस्ताने और छाती पर कढ़ाई किए हुए सुनहरे ड्रैगन लोगो पहने हुए थे। वे कारों के सामने सम्मानपूर्वक खड़े हुए और झुककर उनका अभिवादन किया, कृपया कारों में बैठ जाएं। इस क्षण सभी लोग अचंभित थे। वे वास्तव में उन्हें लेने के लिए यहाँ आए थे। इस समय हर कोई उलझन में था। जब उन्हें लेने के लिए इतनी शानदार मर्सिडीज बेंज गाड़ियां भेजी गईं, तो क्या अर्जुन सचमुच एक विला खरीद सकते थे? भाड़ में जाओ, ये कारें लॉन्गफोर्ड की हैं। सुनहरे ड्रैगन वाला लोगो। रिश्तेदारों में से मार्टिन के बेटे लियाम शर्मा ने ऊंची आवाज में कहा। हालांकि उसका परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन वह बच्चा साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था और उसके कपड़ों पर सभी ब्रांड के नाम लिखे हुए थे। यहाँ तक कि उसके हाथ में जो फोन था वह भी फ्रूट ब्रांड का लेटेस्ट मॉडल था। उन्होंने इन कारों को मुंबई के लॉन्गफोर्ड परिवार के अद्वितीय स्वर्ण ड्रैगन लोगो से पहचाना। पूरे मुंबई क्षेत्र में कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा जब वह पिछली बार बार में गया था, तो उसने एक कार देखी थी जिस पर सोने का ड्रैगन लोगो लगा था। ये लॉन्गफोर्ड परिवार के यंग मालिक की थी। अब यहाँ कार को देखकर लियाम स्वाभाविक रूप से उत्साहित और प्रसन्न था, लेकिन साथ ही वह सशंकित भी था। लॉन्गफोर्ड की गाड़ियां उसके चाचा के घर के सामने क्यों रुकती थीं? क्या वे वाकई उन्हें लेने आए थे? क्या लॉन्गफोर्ड की कारें? लॉन्गफोर्ड ग्रुप। 2 अधेड़ उम्र की महिलाएं, जीना वुड और अमेलिया स्टोन भी अचंभित थीं। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे बहुत देर तक कार में बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं। ये गाड़ियां लॉन्गफोर्ड ग्रुप की थीं। उनके जैसे घटिया लोग इन गाड़ियों में इतनी सहजता से कैसे बैठ सकते थे? टिना भी डर गई और बड़ी बड़ी आंखों से संदेह भरी निगाहों से देखने लगी। सभी लोग थोड़ा भ्रमित हो गए और अपनी नजरें माया जी की ओर घुमा लीं। माया भाभी, यहाँ क्या हो रहा है? जीना ने माया जी के कंधे पर धक्का दिया और फुसफुसाया। क्या ये वे कारें थीं जिन्हें अर्जुन ने उन्हें विला तक लाने के लिए व्यवस्थित किया था? ये बहुत चमकीला था। लॉन्गफोर्ड परिवार एक विशाल अस्तित्व था। माया जी भी गहरी भौहें सिकोड़ रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन वाकई कुछ अच्छी गाड़ियां लेकर आएगा और उन्हें ले जाएगा। क्या ये कारें लॉन्गफोर्ड ग्रुप की थीं? लियाम, क्या तुम्हें यकीन है कि ये कारें लॉन्गफोर्ड ग्रुप की हैं? माया जी ने संदेह से पूछा, थोड़ा दोषी महसूस करते हुए। हाँ, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। लियाम बहुत उत्साहित था और उसने कारों के चारों ओर चक्कर लगाया और फिर निश्चितता से कहा,
उसके बाद उसने अपना फोन निकाला, मर्सिडीज बेंज में से एक के सामने झुक गया और विजय चिन्ह के साथ तस्वीरें लीं और कहा, मैं अपनी तस्वीरों को अपने पेज पर पोस्ट करने जा रहा हूं। मुझे यकीन है कि इस बार मेरे सभी दोस्त मुझसे ईर्ष्या करेंगे। ये लॉन्गफोर्ड ग्रुप की कारें हैं। काफी देर तक सभी लोग एक दूसरे को देखते रहे, ये समझ नहीं पाए कि क्या कहें। पारुल जी बहुत गुस्से में थी। बेशक, उसने लॉन्गफोर्ड ग्रुप की कार को पहचान लिया। वह इतनी भाग्यशाली थी कि उसे आखिरी बार उसमें सवारी करने का मौका मिला, और यह बिल्कुल ऐसी ही दिख रही थी। इसका क्या मतलब था? क्या वह बेकार अर्जुन वास्तव में लॉन्गफोर्ड ग्रुप की कारों को उन्हें लेने भेजने में सक्षम था? क्या ये संभव है कि उस कूड़े ने वास्तव में लॉन्गफोर्ड पार्क में एक विला खरीद लिया हो? माया भाभी, क्या अर्जुन ने लॉन्गफोर्ड पार्क में विला खरीदा है? मैंने सुना है कि लॉन्गफोर्ड पार्क में विला खरीदने वाले लोगों को ही ऐसा उपचार मिल सकता है। जीना की अभिव्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भरी हुई थी। माया जी क्या करने की कोशिश कर रही थी? क्या वह कह कुछ रही थी और कर कुछ और रही थी? क्या उसने अभी यह नहीं कहा था कि अर्जुन एक विला खरीदने में असमर्थ है, और उसने उनसे उसका मजाक उड़ाने को कहा था? ये स्थिति अब, ये शब्द सुनकर कई लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई। वह क्या कर रही थी? माया जी ने एक पल सोचा और फिर उलझन में पड़े चार्ल्स की तरफ देखा। और फिर मुस्कुरा कर बोली, असंभव। शायद उस बदमाश को पता चल गया हो कि तुम सब आ रहे हो, इसलिए उसने खास तौर पर लॉन्गफोर्ड की कारें मंगवाई होंगी। उसने उन पर बहुत पैसा खर्च किया होगा। वह बस अपनी इज्जत बचाना चाहता है। जब हम वहां पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा। जब समय आएगा, तो तुम सब उसे बुरी तरह से अपमानित करने में मेरी मदद करो, फिर अनिका से उसका तलाक करवाओ। उन शब्दों से सभी को थोड़ी राहत मिली। चूंकि माया जी को पूरा यकीन था कि अर्जुन विला खरीदने में सक्षम नहीं है, तो ये सच ही होगा। इससे अर्जुन के प्रति सभी का रवैया और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण और घृणापूर्ण हो गया। वह सिर्फ एक झांसे को छुपाने के लिए इतनी दूर तक जा रहा था। इन कारों को खरीदने के लिए उस बदमाश ने वास्तव में कितना खर्च किया होगा? क्या वह एक निकम्मा आदमी नहीं था? उसके पास इतना पैसा कहां से आया? अरे, क्या तुम्हें नहीं पता कि अनिका को एक कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? क्या कुछ समय पहले यह अफवाह नहीं फैली थी कि कैपिटल सिटी के कपूर ग्रुप के युवा मालिक ने उसकी कंपनी में निवेश किया है? ऐसा लगता है कि अर्जुन ने अब हमारे सामने दिखावा करने के लिए पैसे लिए होंगे। पारुल जी बहुत परेशान हो गई और व्यंग्यात्मक लहजे में बोली। फ्रैंक और सामंथा दोनों बहुत चिंतित थे और पारुल जी को आंख मारते रहे। अतीत में, वे भी इस पर कभी विश्वास नहीं करते थे। हालांकि, कल रात की घटना के बाद उन्हें पता चल गया कि अर्जुन सचमुच ये खर्च उठा सकता है। पूरे मुंबई में यह अनुमान लगाया गया था कि अर्जुन कपूर से अधिक धनी कोई नहीं था। हालांकि, उन्होंने इसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं की और केवल चुपचाप देखते रहे। फ्रैंक ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। उसे उम्मीद थी कि ये लोग बाद में अर्जुन की पहचान से भयभीत नहीं होंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। माया भाभी, आपको अनिका पर नजर रखनी चाहिए। अर्जुन शायद कुछ गलत करने की फिराक में है। हो सकता है कि वह पैसे गबन करके भाग भी जाए, फिर आपका परिवार दयनीय स्थिति में पहुंच जाएगा। ये सही है। ऐसे काय व्यक्ति द्वारा बिना किसी कारण के इतना बड़ा प्रदर्शन करना, निश्चित रूप से हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। जब माया जी ने ये शब्द सुने, तो उसका चेहरा उदास हो गया। वह बहुत असंतुष्ट महसूस कर रही थी। यह $1 अरब का निवेश था। उस निकम्मे अर्जुन को उस पैसे को छूने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वह पैसा अनिका की कंपनी का था और अनिका का पैसा उसका था। मैं समझती हूँ। इस फिजूल खर्च को मेरे घर से एक पैसा भी नहीं मिलेगा, माया जी ने कड़वाहट से दांत पीसते हुए कहा। इसके बाद, सभी लोग सावधानी से कारों में बैठ गए। वे देखना चाहते थे कि अर्जुन क्या कर रहा है। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि हम सच में लॉन्गफोर्ड पार्क जा रहे हैं? मैंने सुना है कि लॉन्गफोर्ड पार्क एक महल जैसा है, बहुत आलीशान। कार में कुछ महिलाएं एकत्रित होकर लगातार बातें करने लगीं। जीना एक ऐसी महिला थी जिसका स्वभाव बहुत ही तुच्छ था। वह माया जी को अपने रास्ते में प्रभावित करती रही। माया भाभी, मुझे लगता है कि अर्जुन अक्सर घर पर अनिका का दिमाग खराब करता है। आपको अनिका पर अच्छी नजर रखनी चाहिए ताकि वह उस दुष्ट के झांसे में न आए। हाँ भाभी, आपको सावधान रहना चाहिए। मैंने कल ही समाचार में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखा जिसने एक महिला को उसके परिवार की संपत्ति से धोखा दिया, और एक बच्चे की परवरिश करते हुए उसे घर के बाहर रखेल भी रख दी।
मुझे लगता है कि यह संभव है कि अर्जुन भी ऐसा ही कर रहा हो। अमेलिया ने चेहरे पर उपहासपूर्ण और गपशप भरे भाव के साथ दिल से सहमति जताई। माया जी को भी सिर में दर्द हो रहा था। आलीशान कार में बैठते हुए उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में सुई चुभ रही हो। इस बारे में सोचने के बाद माया जी ने अनिका को बुलाया और कठोरता से कहा, अनिका, मैं तुमसे पूछती हूँ, घर के खर्चों की जिम्मेदारी तुम पर है या अर्जुन पर? कुछ ही मिनट पहले अर्जुन का फोन आने के बाद अनिका ने कंपनी छोड़ दी थी, जिसमें कहा गया था कि अब वह विला में वापस आ सकती हैं। माँ, आप यह अब क्यों पूछ रही हैं? अनिका हैरान था। बस मुझे बताओ, प्रभारी कौन है? माया जी ने गुस्से से कहा। उसका गुस्सा उसके गले में अटक गया। बेशक, यह मैं ही हूँ। अर्जुन ने मुझे सारे कार्ड दे दिए हैं। इसके अलावा, उसने मुझे एक और कार्ड भी दिया है। और वहाँ होना चाहिए। अचानक से अनिका को पता नहीं चला कि उस कार्ड में कितने पैसे थे। पिछली बार जब वह बैलेंस चेक करने गई थी तो वह योलांडा से टकरा गई थी और उसे यह बात भूल गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब दोबारा जांच करने का समय आ गया है। माया जी ने जब ये सुना तो उसे राहत मिली। उसने गंभीरता से कहा, अनिका, मैं तुम्हें ये बता दूं, यह आदमी घर के खर्चों को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम्हें खुद ही इस पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। जब आदमी के पास पैसा होता है तो वह इधर उधर इश्कबाजी करता है। इसके अलावा कंपनी के निवेश के बारे में तुम अर्जुन की बात नहीं सुन सकती, समझी? माया जी ने फोन रखने से पहले काफी देर तक बात की। उसने क्या कहा? जीना ने झुककर पूछा। माया जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसे के सारे मामले अनिका द्वारा संभाले जाते हैं। तो ठीक है, लेकिन तुम्हें ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। मेरी राय में अर्जुन एक घटिया इंसान लगता है। वह शायद कुछ गलत करने की फिराक में है। जीना ने अपने होंठ सिकुड़े और गाली दी। जैसे ही वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या अर्जुन ने कोई विला खरीदा है। गाड़ियां पहले ही लॉन्गफोर्ड पार्क की ओर बढ़ चुकी थीं। लॉन्गफोर्ड पार्क तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता था। जल्दी देखो, ये लॉन्गफोर्ड पार्क के विला हैं। ये सभी बहुत भव्य हैं। अचानक अमेलिया चिल्लाई। उसकी आंखें ईर्ष्या और उत्तेजना से भरी हुई थीं। पारुल जी ने ड्राइवर से साफ पूछा, अरे मिस्टर, क्या आप हमें गलत जगह ले आए? हम लॉन्गफोर्ड पार्क में क्यों हैं? नमस्ते मैडम, हमारा गंतव्य लॉन्गफोर्ड पार्क है, ड्राइवर ने जवाब दिया। इस समय कार में बैठे सभी लोग अचंभित थे। वे वास्तव में लॉन्गफोर्ड पार्क की ओर जा रहे थे। क्या अर्जुन ने सचमुच लॉन्गफोर्ड पार्क में एक विला खरीदा है? कई लोग एक दूसरे की ओर संदेह भरी नजरों से देख रहे थे, उनकी आंखें हैरानी से भरी हुई थीं। जब चारों मर्सिडीज बेंज गाड़ियां अंततः लॉन्गफोर्ड पार्क के प्रवेश द्वार पर रुकीं और सभी रिश्तेदार कारों से नीचे उतरे, तब भी वे अपने आसपास के विला की भव्यता देखकर आश्चर्यचकित थे। वे उत्साहित तो थे, लेकिन घबराए हुए भी थे। लॉन्गफोर्ड पार्क मुंबई में सबसे शानदार विला क्षेत्र और अमीर लोगों के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र। यहाँ सबसे सस्ती यूनिट की कीमत 30 मिलियन से अधिक थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे एक दिन इस बहुमूल्य जमीन के टुकड़े पर खड़े होंगे। यह माया बहन, अर्जुन ने वास्तव में यहाँ कोई विला नहीं खरीदा है ना? जीना और अन्य लोग कार से उतरकर भीतरी गेट तक आ गए, लेकिन गलत रास्ते पर चले जाने और लॉन्गफोर्ड परिवार को नाराज करने के डर से आगे नहीं बढ़े।